और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइट इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। इससे पहले मैंने भारत रत्न को लेकर के एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं किन्हें किन्हें ये पुरस्कार दिए गए हैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं केवल ये बात करूँगा कि ये पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं और प्रक्रिया क्या है। ये पुरस्कार बहुत बड़ी संख्या में दिए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पद्म पुरस्कार के विषय में आपसे प्रश्न ना पूछे जाएं। सामान्यतः पद्म विभूषण प्राप्त जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं उन्हीं के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नहीं तो ये परीक्षाओं में कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन संख्या पूछी जाती है अक्सर कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, कितने को पद्म भूषण दिया गया, कितने को पद्मश्री दिया गया। अब चूंकि कंपटीशन का लेवल टफ हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में ये क्लियर करूंगा कि यह पुरस्कार किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं और प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है और वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो पद्म पुरस्कार भी 1954 में भारत रत्न के साथ ही शुरू किए गए थे और 1978 और 1979, 1993 और 1997 मीन्स 1, 2, 3, 4 वर्षों को छोड़ करके हर वर्ष दिए जाते हैं। तो 1978, 1979, 1993 और 1997 इन 4 वर्षों में पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है इंडिया में, इसलिए जो है इन 4 वर्षों में ये पुरस्कार संभवतः नहीं दिए गए थे। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब ये विशिष्टता क्या है, ये कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। इन पुरस्कारों को प्रदान करने का आशय किसी विशिष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करना है तथा ये पुरस्कार सभी प्रकार की गतिविधियों क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट असाधारण उपलब्धियों सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। चयनित किए जाने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों में लोक सेवा का तत्व होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं, लोक सेवा के लिए विशिष्ट कार्य होना चाहिए तथा यह विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं, उत्कृष्टता से अधिक होना चाहिए, अर्थात असाधारण उत्कृष्टता होनी चाहिए। सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद अथवा लिंग के भेदभाव के बिना इस पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। तथापि सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारी जो है इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। तो याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक और सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रम में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो इसके पात्र नहीं है। ये एक्सेप्शन है और परीक्षाओं में प्रश्न जो है एक्सेप्शंस पर ज़्यादा बनते हैं, अपवादों पर ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इस लाइन को ज़रूर से याद रखिएगा। ये पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, मरणोपरांत बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। फिर भी अत्यधिक पात्र मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान करने पर विचार कर सकती है। एक और दिक्कत है या एक और कंडीशन है, वो यह है कि यदि सम्मानित किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति का निधन हाल ही में अर्थात उस वर्ष के गणतंत्र दिवस से 1 वर्ष की पूर्व की अवधि के भीतर हुआ हो जिस पर उक्त पुरस्कार को घोषित किया जाना प्रस्तावित हो। अर्थात जो 26 जनवरी आने वाली है इसके 1 वर्ष पहले मान लीजिए उसका नाम प्रस्तावित किया गया था और वो मर जाता है, तो भी जो है उसको दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्रदान किया जा सकता है जिसके मामले में पूर्व पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के समय कम से कम 5 वर्ष की अवधि बीत गई हो। अर्थात मान लीजिए सबसे निम्न श्रेणी का यहाँ पर पद्म पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री है। मान लीजिए किसी को आज पद्मश्री दिया गया तो अब 5 वर्ष बाद उसे पद्म भूषण दिया जा सकता है और फिर 5 वर्ष बाद उसे पद्म विभूषण दिया जा सकता है। परंतु सरकार चाहे या समिति चाहे तो जो है कुछ छूट प्रदान कर सकती है ना। तथापि अत्यधिक पात्र मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा इस अवधि में छूट प्रदान की जा सकती है। सभी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा उत्कृष्ट संस्थानों से हर वर्ष सिफारिशें आमंत्रित करना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो पद्म पुरस्कारों के लिए किन किन लोगों से सिफारिश आमंत्रित किए जाते हैं? सभी राज्य एवं संघ राज्य सरकार, भारत सरकार के मंत्रालय, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता और उत्कृष्ट संस्थान। याद रखिए, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, सभी राज्यों और संघ राज्यों से
की जो सरकारें हैं उनसे सिफारिशें ली जाती हैं, भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय और विभाग हैं वे सिफारिश करते हैं, जो पूर्व भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता है उनसे भी सिफारिशें ली जाती हैं, और उत्कृष्ट संस्थानों से हर वर्ष सिफारिशें ली जाती हैं। इनमें इनसे तथा मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, राज्यपालों, संसद सदस्यों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों, निकायों आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों को भी पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है। पद्म पुरस्कार समिति का गठन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लीजिए। नामांकन आमंत्रित करने की तारीख तथा नामांकन सिफारिश की प्राप्ति की अंतिम तारीख ये क्रमशः 1 मई व 15 सितंबर है, अर्थात 1 मई से नामांकन आरंभ होगा और 15 सितंबर तक नामांकन चलेगा। इसके बीच में जिन लोगों को नामांकन किया जाएगा वे ही जो है उन्हीं के नामांकनों पर विचार किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं। तो अपनी समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए रखती है। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मरणोपरांत पुरस्कार तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर। तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट होती है कि ये पुरस्कार केवल भारतीय ही नहीं विदेशियों को भी दिया जा सकता है, और मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर अधिकतम 120 पुरस्कार ही दिए जा सकते हैं एक वर्ष में। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को किया जाता है, 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है, तथा ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह समारोह मार्च या अप्रैल में आयोजित किया जाता है। तो समारोह के आयोजन की कोई निश्चित तिथि नहीं है। इस अलंकरण में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी की गई एक सनद, प्रमाण पत्र तथा तमगा मेडल शामिल होता है। प्रत्येक पुरस्कार के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरे वाली एक स्मारिका भी समारोह के दिन जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को तमगा की एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार किसी समारोह या राजकीय समारोह में पहन सकते हैं। यदि यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, इसे शीर्षों, निमंत्रण पत्रों, पोस्टरों, पुस्तकों आदि पर पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता है, और दुरुपयोग की स्थिति में चूककर्ता को पुरस्कार से वंचित भी किया जा सकता है। इन पुरस्कारों के साथ कोई भी नकद भत्ता नहीं मिलता और कोई भी रेलवे हवाई यात्रा में रियायत नहीं मिलती है। अर्थात जिसको ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं उन्हें अपने खर्चे पर पुरस्कार लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाना होगा, और इस पुरस्कार में कोई भी नकद राशि भी नहीं दी जाती है। ये भी याद रखिए, कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती है। तो पद्म पुरस्कारों के विषय में इतना ही। प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं और बड़ी संख्या में दिए जाते हैं, इसलिए जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है उनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आप तब भी याद करना चाहते हैं तो आप जिस स्टेट में हैं, आप जिस राज्य में हैं, वहाँ पर किसे किसे पद्म पुरस्कार दिया गया है और वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये एक बार याद कर लीजिए। और इनकी संख्या जरूर पूछी जाती है, और जो पद्म विभूषण जो प्राप्त करते हैं इनकी संख्या सामान्यतः 4 से 10 होती है। इनके नाम जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।